तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग टर्म और कह सकते हैं इस लेसन की जान, वांट ऑफ फैक्टर के बारे में स्टडी करेंगे, वांट ऑफ फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग पहले आप लोग लिख लीजिए, वांट ऑफ फैक्टर। Want of factor, want of factor हेडिंग लिख लेंगे। want of factor को डिनोट करते हैं हम लोग I से। पहले हम आपको बताएं ये want of factor होता क्या है, I की वैल्यू होती क्या है। तो I की वैल्यू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख लेते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है या पार्टिकल्स भी हो सकता है, आफ्टर एसोसिएशन, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। हालांकि इस पे भी हम डिस्कस करेंगे एसोसिएशन और डिसोसिएशन पे। अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये हो जाएगा आपका वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू। उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एबनॉर्मल आर मोलर ऑब्जर्व्ड मास ऑफ सॉल्यूट। दूसरे वे में आप आई की वैल्यू कह सकते हैं नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एबनॉर्मल और ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बात समझ आ गया आप लोगों की। तो ये होगा वांट ऑफ फैक्टर। अब हम बात कर लेते हैं एसोसिएशन और डिसोसिएशन क्या होता है, उसके बाद हम बताएंगे वांट ऑफ फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन की बात करने के लिए हम बताएं, जैसे मान लो NaCl है, NaCl को आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद वह Na प्लस और Cl माइनस में आयनाइज होगा। FeCl3 है, इसको आप वाटर में डिजॉल्व करोगे Fe3 प्लस प्लस 3Cl माइनस में आयनाइज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों के। पोटेशियम क्लोराइड है, इसको आयोनाइज करोगे तो K प्लस और Cl माइनस में आयोनाइज होगा। कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2, इसको करोगे तो Ca प्लस और प्लस Cl माइनस 2Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें हो क्या रहा है कि जब आप इसको किसी सॉल्वेंट में वाटर में ऐड कर रहे हो तो आप ऐड तो किए एक मॉलिक्यूल, लेकिन वहां पे बन गया कितना, 2 मॉलिक्यूल। तो इसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन, टूटना। और आपको मैं बता दूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब हम पढ़े थे तो बताया कि वो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि सोल्यूट पार्टिकल का नेचर क्या है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल क्या हो जा रहे हैं, चेंज हो जा रहे हैं। और जब हम सोचेंगे कि 100 पार्टिकल ऐड किए और सोल्यूशन में हो गए 200 पार्टिकल, 300 पार्टिकल, 90 पार्टिकल, 80 पार्टिकल, तो जो हम ऑब्जर्वेशन करेंगे वो ऑब्जर्वेशन हमारा सही नहीं होगा। इस एसोसिएशन और डिसोसिएशन का टर्म, ऐसे ही एसोसिएशन का भी टर्म हो जाएगा CH3COOH। इसका आप अगर 2 मॉलिक्यूल लेते हो और ऐड करते हो तो ये मिक्स होकर के कन्वर्ट हो जाता है CH3COOH ट्वाइस। इसको हम बोलते हैं एसोसिएशन।
तो ये पार्ट हो गया आपका डिसोसिएशन और ये पार्ट हो गया आपका एसोसिएशन। हम उम्मीद करते हैं कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन के टर्म आप लोग समझ चुके होंगे। तो इसी एसोसिएशन और डिसोसिएशन को लेकर के हम लोग वन टॉप फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए डिसोसिएट होने के बाद टोटल कितने मॉलिक्यूल हुए, डिसोसिएशन से पहले कितना मॉलिक्यूल लिए थे, दोनों का रेशियो मिला देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, वन टॉप फैक्टर। और इसी वन टॉप फैक्टर को क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। बातें क्लियर हो गई आप लोगों की। तो अब आइए हम बात करते हैं, कुछ एग्जांपल लेकर के वन टॉप फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। एग्जांपल, पहला एग्जांपल ही ले लेते हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि NaCl के लिए वन टॉप फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, और बात ये क्वेश्चन में दिया हो कि इसका जो आयोनाइजेशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 100% आयोनाइजेशन, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। और आपसे पूछ दिया जाए वन टॉप फैक्टर, तो आप सिंपली कंसीडर कर लेना कि NaCl का कितना मॉलिक्यूल लिया आपने, 100। कितना लिया, 100। टोटल आयोनाइज होकर के सोडियम का कितना बन गया, सोडियम आयन बन गया 100, क्लोराइड आयन बन गया 100, टोटल कितना हो गया 200। तो वन टॉप फैक्टर आई कैलकुलेट करना है। आई कितना हो जाएगा, 100 प्लस 100 अपॉन 100, वैल्यू आ जाएगा 2। बात समझ में आ गया आप लोगों के। सिंपल ऐसे ही FeCl3 ले लिया गया, और FeCl3 में आपसे बोल दिया गया कि इसका 90% आयोनाइजेशन हो रहा है। कितना हो रहा है, 90% आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन 90% हो रहा है, और पूछ दिया गया वन टॉप फैक्टर कैलकुलेट करिए। कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेट करेंगे हम। ये कन्वर्ट होगा किसमें, Fe3 प्लस और प्लस 3Cl माइनस में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे भी हम वही कंसीडर कर रहे हैं कि इसका लिए कितना, 100 मॉलिक्यूल। 90% आयोनाइजेशन हुआ तो 10 मॉलिक्यूल तो नहीं आयोनाइज होगा, 10 मॉलिक्यूल तो सेपरेट हो जाएगा। आयोनाइज कितना होगा, 90 मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा। और जब 90 मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा तो कितने पार्ट में आयोनाइज हो रहा है, Fe और 3Cl माइनस एक Fe और 3Cl, टोटल कितना हो रहा है 4। तो 90 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 360। तो 360 आयोनाइज होने के बाद बना, और 10 या नॉन आयोनाइज बचा था। टोटल मॉलिक्यूल कितना हो गया 370। तो वन टॉप फैक्टर हमें कैलकुलेट करना होगा इसके लिए। तो आई की वैल्यू हो जाएगा कितना, 370/100, वैल्यू आ जाएगा 3.7। बात समझ आ गया आप लोग के। वैसे ही पोटेशियम फेरोसाइनाइड की अगर हम बात कर ले, पोटेशियम फेरोसाइनाइड ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आप हमारा पिछला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर देखेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि फार्मूला कैसे लिखा हुआ है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, ये इस तरीके का कंपाउंड है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका अगर हम आयोनाइजेशन करेंगे तो आपको बताया गया होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने पूरा डिस्कस किया कि ये पार्ट आयोनाइज नहीं होता है, आयोनाइज सिर्फ यही होता है। ये हो जाएगा 4K प्लस, और दूसरा पार्ट हो जाएगा आपका FeCN6, और इस पे क्या आ जाएगा 4 माइनस चार्ज। बात समझ में आ गया आप लोगों के। अब ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो है, इसका 50% ही डिसोसिएशन अगर क्वेश्चन में दिया हो, डिसोसिएशन कितना हो रहा है 50%, तो इसके लिए वन टॉप फैक्टर की वैल्यू कितना हो जाएगा। तो आप सिंपल सी बात, जैसे हम आपको बताएं, इसका कितना मॉलिक्यूल कंसीडर करो, 100 मॉलिक्यूल। आयोनाइज कितने हो रहे हैं, 50 मॉलिक्यूल आयोनाइज हो रहे हैं, और 50 मॉलिक्यूल्स जो है वो आयोनाइज नहीं हो रहे हैं। तो जो नहीं आयोनाइज होंगे वो तो 50 बचे रहेंगे, बट जो आयोनाइज होंगे वो कितने हो जाएंगे, कितने पार्ट में आयोनाइज हो रहे हैं, तो 4 और 1 5, ये टोटल कितना हो गया 250। आयोनाइज होने के बाद 250 हो गए, और लास्ट में टोटल कितने बचे, तो 50 प्लस 250 इक्वल टू 300, ये 300 हो गए। तो इसके लिए अगर हम वन टॉप फैक्टर आई की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो आई की वैल्यू हो जाएगी 300/100, वैल्यू कितना आ जाएगा 3। बात समझ आ गया आप लोग की। इसी तरीके से ये आप लोग के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से
अगर एसिटिक एसिड है उसका एसोसिएशन की बात कर दिया जाए और आपसे वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने की बात करें, CH3COOH, इसका हम एसोसिएशन कर रहे हैं, ये कन्वर्ट हो रहा है CH3COO ट्वाइस हो जाता है। तो इसकी अगर हम एसोसिएशन की बात करें तो अगर इसका हम 100 मॉलिक्यूल लेंगे, ये 100 मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर कितना बन जाएगा 50। तो इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू हो जाएगा 50/100, वैल्यू हो जाएगा 1/2 = 0.5। बात समझ में आ गया आप लोगों के। इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन में वांट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। कैलकुलेट द freezing point of a solution. Calculate the freezing point of a solution जिसकी मोलरिटी दिया हुआ 0.1 मोलर और यहां पे लिख दिया है KCl। 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन है और इसका कितना हो रहा है 100% डिसोसिएट, 100% डिसोसिएशन हो रहा है इसका। और आपको दिया हुआ है KF की वैल्यू, KF की वैल्यू दे दिया हुआ कितना 1.8 केल्विन पर मोलर। अब इसके लिए आपको कैलकुलेट क्या करना है, फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा टी का वैल्यू आप लोगों ने पढ़ा है, डेल्टा टी के लिए फार्मूला, डेल्टा टी की वैल्यू क्या होता है KF × M। यहाँ पे सिंपल हम M यूज करेंगे क्योंकि मोलरिटी दिया हुआ है और ये वांट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू यूज कर लेते हैं। आपको पता है KCl जब 100% डिसोसिएट होगा, ये 2 पार्ट में डिसोसिएट होगा, K+ और Cl-। 100% में तो आप वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू सिंपल फाइंड कर लेते हैं, जितने पार्ट में डिसोसिएट होता है वही हो जाता है उसका वांट ऑफ फैक्टर। तो इसका वांट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू कितना हो जाएगा 2। कैसे हो जाएगा 2? इसका अगर हम 100 माने तो ये 100 + 100 200 हो जाएगा, 200/100 करेंगे तो रिजल्ट तो आपका 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे I की वैल्यू हमें मिल गया क्या 2। KF की वैल्यू आपका गिवन दैट है, KF की वैल्यू कितना मिल गया 1.8 और मोलरिटी भी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, मोलरिटी कितना है 0.1। इन सारे वैल्यूज को रख करके जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद डेल्टा टी की जो वैल्यू आएगी, डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगा आपका कितना 0.372। ये आपका हो गया डेल्टा टी की वैल्यू, इतना केल्विन आ जाएगा डेल्टा टी। अब आपसे पूछ रहा है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, इतना तो डिप्रेशन मिल रहा है, जनरली वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बच्चों 0.372 -0.372 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा -0.372। ये हो जाएगा क्या आपके गिवन सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। बात समझ में आ गया आप लोगों के। तो इसके बाद हम लोग एक लेक्चर अपलोड करेंगे जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ हर टॉपिक से रिलेटेड मिसलेनियस न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।